और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार का हलफनामे में बड़ा दावा किया गया है कि परिवार की मंजूरी के बाद और हिंसा से बचने के लिए आधी रात में अंतिम संस्कार के लिए सहमत हुए। इस हलफनामे में यूपी सरकार ने दावा किया कि 14 सितंबर को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। संजय शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस हलफनामे की डिटेल्स बताएं। हलफनामे की डिटेल्स ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि आखिर उन्हें आधी रात को पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने की जरूरत क्यों पड़ी, और उन्होंने अब कहा है कि उन्होंने अंतिम संस्कार करने के पहले पीड़िता के परिवार वालों की इजाजत भी ली थी, उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन जांच और परिवार वालों के पीड़ित परिवार के बयान कुछ और ही बयान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम विवादों से बचते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उनकी राज्य की अपनी जांच एजेंसियां सक्षम है इसे जांच करने में, लेकिन जातिगत और धार्मिक दंगे भड़काने की साजिश रचते हुए लोग इसे डिरेल्ड करना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से इसकी जांच कराने की सिफारिश कर दी है। फिलहाल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जो अब तक जांच में जो भी चीजें पाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ वो शेयर करेंगे। एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे जिसमें वो बताएंगे, यानी स्टेटस रिपोर्ट की तरफ वो होगा। फिलहाल अब आगे सुनवाई बस थोड़ी देर में होने वाली है। देखते हैं उसमें इस हलफनामे पर कितनी चर्चा होती है और कितनी और डिटेल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वकील वहां सामने आते हैं। केस में जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें जातीय दंगों का जिक्र किया गया है मीनाक्षी, और ये कहा गया है कि यही वजह रही कि आनंद फानन में दाह संस्कार इस पीड़िता का कर दिया गया। संजय, ये भी बताइए, क्योंकि सीधे सीधे सरकार ये कह रही है कि परिवार से सहमति ली गई थी, ये सहमति वर्बल थी, रिटर्न में थी, इस तरह का कोई क्लैरिफिकेशन क्या इसमें है? ये तो अब जब कोर्ट उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछेगी तब समझ में आएगा कि आखिर किस तरह की मंजूरी सहमति ली गई थी। अभी तो सरकार ये दावा कर रही है हलफनामे में कि उन्होंने पीड़ित परिवार से सहमति ली थी, लेकिन पीड़ित परिवार के लोग जिस तरह से आंसुओं के बीच ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी को आखिरी बार देखने नहीं दिया और हम उससे विदा करना चाहते थे लेकिन वो नहीं करने दिया, जो उनका विलाप है, जो उनकी चीजें हैं, उनको देखते हुए तो ये इस पे विश्वास करना मुश्किल लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या वाकई मंजूरी ली थी या उनसे कुछ और कहा, वो कुछ और समझ गए। फिलहाल कोर्ट में जब काउंटर क्वेश्चन होंगे, सामने वाले वकील जब क्वेश्चन करेंगे, उस समय फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि आखिर इस हलफनामे के पीछे का सच क्या है। सरकार कहे तो रही है। संजय बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे, कल सुबह हमने ये बड़ा खुलासा किया था कि हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, और शाम ढलते ढलते इस मामले में बड़ा एक्शन भी हो गया। साजिश में शामिल होने के शक में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी मथुरा के पास एक टोल प्लाजा से की गई। ये चारों दिल्ली से हाथरस की ओर जा रहे थे। चारों का रिश्ता पीएफआई से होने का शक है। जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए, एक तरफ यहां सुप्रीम कोर्ट में मामले की गूंज है, लेकिन दूसरी तरफ जिस साजिश का पूरा खुलासा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि कैसे हाथरस की आड़ में उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की कोशिश थी, इसके मद्देनजर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन अब कैसे बढ़ेगा और कितनी गंभीर सरकार इस पूरे मामले को लेकर है? बिल्कुल मीनाक्षी, इस तरीके का खुलासा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा है, क्योंकि इसमें 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं। इनके बारे में जानकारी दी जा रही है और इन 4 लोगों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस वक्त जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, उनके पास आ चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के यहां से किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी
पीएफआई के जरिए। इसके अलावा एसडीपीआई जो संगठन है वो भी इसमें जुड़ा हुआ था, ऐसे हाथ इस पूरे मामले में शामिल हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो छानबीन कर रही है, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी इसको लेकर के जानकारी इस वक्त मौजूद है। तो अब हाथरस की जो स्थिति, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एसआईटी की टीम यहां पर आई थी। दूसरा डेवलपमेंट यहां का जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पूरी टीम यहां पर आई थी। और एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि 11 तारीख को जो पीड़िता का परिवार है वो लखनऊ जाएगा, क्योंकि लखनऊ की जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में। अभिषेक, ये बताइए, जिस तरह से पीड़ित परिवार भी लगातार ये मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहिए, इस मामले को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हाथरस समेत लखनऊ में आप बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, पीड़ित परिवार निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच नहीं चाहता है। पीड़ित परिवार ने पहले भी ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस पूरे मामले की जांच करें। लेकिन एक एसआईटी है जो कि जांच कर रही है और एसआईटी की ही जांच को सीबीआई भी आगे बढ़ाएगी। परिवार का साफ कहना है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर सीबीआई जांच करती है तो भी उन्हें उस पर विश्वास नहीं है। अब परिवार ये चाहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे, लेकिन इसे लेकर तरह तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीबीआई जैसी सुप्रीम एजेंसी पर शक करने की क्या वजह है। आप याद करिए कि कुलदीप सेंगर मामले में बकायदा वो सरकार के साथ थे, विधायक थे, कद्दावर विधायक, कई बार के विधायक रहे और उस मामले को भी सीबीआई ने पूरा का पूरा खंगाला और आखिरकार उन्हें सजा भी हुई। कोई वजह नहीं है कि सीबीआई इस मामले की जांच न करे, लेकिन सरकार के जो दूसरे सोर्स हैं, जो दूसरे सूत्र हैं या सरकार के भीतर जो बैठे लोग हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं परिवार को बरगलाया गया है। जितने तरीके से जो राजनीतिक दलों के लोग आए हैं उन्होंने परिवार को बरगलाने की कोशिश की है और यही वजह है कि परिवार सीबीआई जांच नहीं चाहता है। लेकिन अगर सीबीआई जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा सरकार का भी कहना है। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि आधी रात को शव क्यों जलाया गया। अयोध्या मामले में फैसले को देखते हुए राष्ट्रपति सरकार का फैसला किया गया। सरकार को हिंसा का अंदेशा था। इस हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का आरोप लगाया। हलफनामे में यूपी सरकार ने दावा किया है कि 14 सितंबर को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। संजय शर्मा मौजूद है हमारे साथ। संजय, सरकार के ऊपर जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे थे वो इसी बात को लेकर थे कि आखिर प्रशासन ने कैसे ये फैसला ले लिया, पुलिस ने आधी रात को शव को क्यों जला दिया, और इस बारे में सरकार ने जो दलील अपने इस हलफनामे में दी है ये बहुत अहम है। एक बार हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं, सरकार ने अपनी दलील में क्या कहा है? सरकार ने अपनी दलील में ये कहा है कि चूंकि उनके पास इनपुट्स थे और अयोध्या पर फैसला आया था, उसके बाद लोग सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश में लगे थे, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां, अ सेक्शन ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी कहा है, यानी जब अपनी पर आती है तो बचाने के लिए आदमी किसी को भी लपेट दे। तो इस पर इन्होंने ये कहा है कि हमने इमीडिएट एफआईआर दर्ज की है दफा 307 में, और उसके बाद दफा जब एग्जामिनेशन हो गया हमने तुरंत बिना किसी लेट लतीफी के हमने दफा 354 में भी संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो चंदू जो इसमें अक्यूज है, और इसके साथ ही उनकी तुरंत जांच कराई गई। पहले हाथरस के अस्पताल में, फिर अलीगढ़ के अस्पताल में जांच कराई गई है, क्योंकि लोग इस मामले का इस्तेमाल करके इसकी आड़ में सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करना चाहते थे, लोगों को भड़का रहे थे। लिहाजा उनको आधी रात को ही परिवार की मंजूरी लेकर इस मामले में अंत्येष्टि करनी पड़ी। लेकिन अब चूंकि परिवार जिस तरह से रो रो कर ये बता रहा है कि उसे किस तरह से अपने बच्ची के लाश देखने तक नहीं दी पुलिस ने, तो ऐसे में इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इन्होंने परिवार वालों की मंजूरी के साथ उसकी अंत्येष्टि कराई है। सच्चाई क्या है जब कोर्ट में मामला आएगा। संजय, सरकार ने अपने हलफनामे में अयोध्या के फैसले के बाद की परिस्थितियों का भी जिक्र किया है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि उस समय फैसला आया था और उसको लेकर भी तनातनी की आशंका थी, और जिस तरह से मीडिया का एक सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, राजनीतिक पार्टियां, कुछ एनजीओ जिस तरह से लगे हुए थे इसमें सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में, ऐसे में
हमें प्रशासन के तौर पर यह लगा कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेना चाहिए, और जितनी देर अंत्येष्टि अगर दिन में होती है तो उस समय और भड़काने का मौका मिलेगा उन सारे लोगों को, लिहाजा हमें आधी रात को परिवार की मंजूरी के बाद अंत्येष्टि करनी पड़ी। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि जब कोर्ट में काउंटर क्वेश्चन होंगे, पूछा जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि मंजूरी मौखिक थी, लिखित थी, या अपने मन से पुलिस ने सोच लिया कि परिवार वाले भी यही चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से परिवार वाले रो रो कर ये कह रहे हैं, उन्हें उनकी मृत बच्ची का मुंह भी देखने नहीं दिया, और सीधे पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके उनको घर वाले घर में बंद रहे, और उधर उसकी लाश को आधी रात को ही जला दिया गया। तो ऐसे में 2-2:30 बजे रात को, तो ऐसे में एक और सवाल, क्योंकि कल हमने जिस वेबसाइट का खुलासा किया था, हालांकि ये अब वेबसाइट एग्जिस्टिंग नहीं है, इसके जरिए कैसे दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, इस वेबसाइट का जिक्र भी हलफनामे में है। इसमें 131 पेज का हलफनामा है, जिसमें 10 एनेक्चर लगाए गए हैं, और साथ ही बहुत डिटेल में यूपी सरकार ने बताया है। लेकिन इसमें पूरा हलफनामा ये देखें तो अपनी सफाई और दामन बचाने के कवायद ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हलफनामे में जो तथ्य बताए गए हैं उनकी तो एक बार जांच होगी, तभी पता चलेगा कि पुलिस जो बयान कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना अपने आप को बचाने की कवायद। बिल्कुल। और संजय, अब इंतजार रहेगा कि आगे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या दूसरे पक्ष की तरफ से, कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर इस हलफनामे को लेकर किस तरह की तस्वीर उभरती है, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये साजिश की थ्योरी की एंट्री हुई है, इसमें मुख्यमंत्री का बयान भी बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है साफ शब्दों में कि उत्तर प्रदेश में विकास को डीरेल करने के लिए दंगों की साजिश थी। 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसे षड्यंत्र बताया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 4 संदिग्ध जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका पीएफआई से ताल्लुक है या नहीं, फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन योगी सरकार यह दावा कर रही है कि हाथरस के पीछे बड़ी साजिश और काफी ज्यादा संख्या में लोग काम कर रहे थे। इसकी जांच में यूपी पुलिस के साथ अब ईडी भी शामिल हो चुका है। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था। इंसाफ बहाना, दंगा था फैलाना। साजिश नाकाम, आया पीएफआई का नाम। सुबह सुबह खुलासा, शाम तक गिरफ्तारी। अब तक 4 गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 5। हाथरस में इंसाफ की जंग में साजिश का एंगल भी जुड़ गया। योगी सरकार ने कल सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया और शाम होते होते 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। चारों हाथरस जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठन सीएफआई यानी कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया से है। दंगे की साजिश के आरोप में पकड़े गए चारों के नाम हैं अतीकुर रहमान निवासी नंगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर, सिद्दकी निवासी बेंगारा थाना मल्लपुरम, मसूद अहमद निवासी जरवल जिला बहराइच, आलम पुत्र लाइक पहलवान निवासी घेर फतेह खान जनपद रामपुर। चारों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य की बरामदगी की गई है। सरकार ने दावा किया है कि हाथरस तो महज एक बहाना था, बल्कि उसका असली मकसद हाथरस के नाम पर दंगा फैलाना था। और बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में जब तहकीकात की तो कई अहम चीजें हाथ लगी हैं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दंगे वाली साजिश की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी हाथरस में इंसाफ के बहाने जातीय दंगे भड़काने की साजिश के लिए गैर कानूनी फंड की जांच करेगी। ईडी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर सकती है। न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े
मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश की बात कही थी। मुख्यमंत्री का दावा था कि अगर साजिश कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यूपी सरकार का दावा है कि सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। इस वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगा करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी की पुलिस को शक है कि दंगे की साजिश तैयार करने वाली साइट के पीछे एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों का हाथ है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक साजिश बड़ी थी, खतरनाक थी। खैरियत रही कि वक्त पर इसका पर्दा फाश हो गया, वरना यूपी दंगों की आग में झुलस जाता। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अब पंजाब के पटियाला आपको लिए चलेंगे, जहां पर राहुल गांधी किसान रैली कर रहे हैं। Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू सर। मे आई मेक वन रिक्वेस्ट, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है, क्योंकि राहुल जी ने सुओ मोटो में 3 किसान बिलों की आपसे चर्चा की है। पहले उससे जुड़े सवाल ले लें और फिर कोई और प्रश्न हो तो वो लेंगे। रमन जी फ्रॉम न्यूज 24, सर आई हैव नोटेड डाउन, आई एम गोइंग टू कंक्लूड एवरीथिंग। जो किसान के 3 अध्यादेश के बारे में आप लगातार जिक्र करते हैं कि इसको केंद्र सरकार ने बिना किसानों से सलाह मशवरा किए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए पास करवा दिया। अब चूंकि पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं, वो किसानों की क्या बात करेंगे? और अगर वाकई किसान परेशान है देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? देखिए बात क्या है, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो। 100-200 लोग वैसे ही मर गए।
आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है ये देश। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहा है। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको यह भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आपको बता रहा हूं, और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। 2 चीजें आपसे कहूंगा। पहली बात, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद आप देख लेना। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है। एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं। ये एक प्रकार से किसान का फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं। तो एक तरफ हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के समर्थन में भी लामबंदी तेज हो गई है। आरोपियों के बचाव के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को वकील बनाने के लिए संपर्क किया है। गैंगरेप होता तो वह गांव में पुलिस का इंतजार करते हैं क्या? वो भागते नहीं? सीबीआई जांच और नार्कोटिक्स जांच होनी चाहिए, जिससे सत्यता सामने आए। हाथरस में हुई ये खौफनाक वारदात दलित बनाम सवर्ण के बवाल में तब्दील होती जा रही है। आरोपियों के समर्थन में महापंचायत चल रही है। क्षत्रिय संगठन भी मामले में कूद पड़े हैं। आरोपियों के बचाव के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को वकील बनाने के लिए संपर्क किया है। एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया केस के दोषियों की पैरवी की थी। क्षत्रिय महासभा का कहना है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर एपी सिंह को आरोपियों का वकील बनाने का ऐलान किया है। क्षत्रिय महासभा देश भर में चंदा जमा करके वकील एपी सिंह की फीस भरेगी। इस बातों को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को खतरा है। पीड़ित परिवार ने कल जाते मुझसे मांग रखी थी कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से सरकार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत जो है वो न्याय देने की नहीं है। तो पीड़ित परिवार की मांग को मैंने आगे बढ़ाया और मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी एक लेटर लिखा है कि वो भी अपना सामाजिक धर्म निभाएं। वारदात की सच्चाई और आरोप को लेकर भी अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पीड़ित की मदद की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी फंसा दिया गया। उसकी बेटी जमीन पे पड़ी है और माँ चारा काट रही है। जब भी चारा काट रही है, मैं बोली, मैंने कहा है वो ऐसा तो ना कहा उससे आप आपने खा ली हो कि नहीं, क्या पता नहीं है। उसकी माँ बोली पता नहीं है कि क्या हो गया है। इतने में हम बेटी के दौर पहुंच जाते हैं। बेटी से पूछा, बेटी क्या हो गया तुझे? कि मुझे संदीप ने मारा है। मुझसे क्या दुश्मनाई थी मुझे नहीं मालूम है, मुझे संदीप ने मारा है। तो किसी ने नहीं सुना है। तो मैंने अपने बेटा से बोली, बेटा तू ही जा, बचकी ना बर्तन तो है ना, सड़क पे जा, कोई सी भी पॉलिथीन मिल जाए उसे धो के और इस बरामे से पानी लिया। मेरे बेटा ने तो बस पानी पिलाया है। पानी की जगह, मेरे अमृत की जगह पे मेरे बेटा को जहर बन गया है। मुझे कोई मालूम नहीं है कि मेरे बेटा किस बात में फंसा दिया है, किस में नहीं फंसाया। मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार पहले ही कर चुकी है।
उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले में पहले ही संज्ञान ले चुका है और यूपी के बड़े अफसरों को 12 अक्टूबर को तलब कर लिया है। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, लिहाजा आज की सुनवाई से ही तय होगा कि हाथरस केस में इंसाफ कैसा होगा। हाथरस से राजेश सिंघल और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।